आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी जो भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं सबको स्वागत करते हैं और आसान भाषा में हिंदी में समझाएंगे चीज़ों को। और आज जो मैं लेकर आया हूँ MSN 1 का, यह आपका थ्योरी का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो इंट्रोडक्शन का करा रखा हूँ, सबका प्लेलिस्ट बना दूंगा। सब सब्जेक्ट के सामने आपका 24 से 25 लिखा रहेगा, आप आराम से जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। किसी भी स्टेट के लिए है, बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊँगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आज मैं दो टॉपिक पढ़ूंगा, एक असेसमेंट और एक फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, क्या चीज़? एक असेसमेंट और एक फिजिकल एग्जामिनेशन। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन आंसर को, बिल्कुल आसान भाषा में देखेंगे। और यह आपका MSN 1 है, क्योंकि आपको पता है MSN 1 फर्स्ट सब्जेक्ट होता है। तो हम लोग सप्ताह में जो 4 दिन होगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, ये 4 दिन हम लोग जो है देखेंगे। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन चारों सब्जेक्ट से एक एक आपका हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेकेंड ईयर का देखते हैं। ओके, कहता है असेसमेंट क्या होता है। असेसमेंट क्या होता है? असेसमेंट को हम लोग मूल्यांकन बोलते हैं। ठीक है ना, मूल्यांकन करना, या इसी को आकलन भी कहते हैं। तो बेसिकली असेसमेंट जो होता है, असेसमेंट को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो बेसिकली असेसमेंट एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। जिस प्रकार से नर्सिंग एक स्टेप्स है ना, जो स्टेप बाय स्टेप चलता है, उसी प्रकार से मूल्यांकन भी अपन एक प्रक्रिया है, जो प्रोसेस जो किया जाता है, जिसमें नर्स और डॉक्टर मरीज के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जानकारी को इकट्ठा करते हैं। ठीक है ना, तो असेसमेंट जो होता है बेसिकली यह प्रक्रिया है जो स्वास्थ्य पेशेवर होते हैं, चाहे वो नर्स हो या डॉक्टर हो, वह पेशेंट के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जानकारी को इकट्ठा करते हैं। तो आप लोग पढ़े होंगे नर्सिंग स्टेप के 5 स्टेप, 5 स्टेप। पहला स्टेप ही असेसमेंट होता है। तो पहला असेसमेंट जो होता है उसमें मरीजों को जानकारी को इकट्ठा किया जाता है। पहला स्टेप वही होता है असेसमेंट का, और हम लोग असेसमेंट के बारे में डिटेल से देखते हैं। तो असेसमेंट बेसिकली स्वास्थ्य पेशेवर के द्वारा मरीज के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जानकारी को प्राप्त किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, ताकि बीमारी को समझा जा सके और सही इलाज किया जा सके। मान गया डॉक्टर मरीज से कुछ नहीं पूछेगा, सीधे मरीज सामने बैठे और दवाई लिखने लगे, कुछ पता चलेगा कि मरीज को अंदर क्या है, क्या चीज़ के हमें जो है ज़रूरी है, उसी अनुसार ना हम दवाई लिखेंगे। तो असेसमेंट जानकारी इकट्ठा करता है, मरीज के बारे में आकलन करता है कि मरीज के अंदर क्या है, क्या दिक्कत है, क्या आवश्यकता है, और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है उसके इलाज करने में आगे की तरफ मदद मिलता है। तो पहला मूल्यांकन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आप मरीज के बारे में पूछेंगे नहीं कि क्या समस्या है, तो कैसे उसका ट्रीटमेंट आगे बढ़ाएंगे। इसलिए मूल्यांकन जो है जानकारी इकट्ठा करता है, और यह जानकारी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जानकारी होता है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, बीमारी को समझते हैं और सही इलाज कर सकते हैं, मूल्यांकन अगर बढ़िया हो तो। ठीक है, अब आता है कि मूल्यांकन का करने का क्या पर्पज होता है, मूल्यांकन हम लोग क्यों करते हैं, क्या उद्देश्य होता है। तो बेसिकली मूल्यांकन करते हैं मरीज की समस्याओं को पहचानने के लिए कि मरीज को क्या समस्या है। ठीक है, उसका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्थिति को समझना, यानी बेसिकली उसका अभी स्वास्थ्य, हेल्थ कैसा है, इस चीज़ को समझना। और हम लोग जानते हैं हेल्थ का परिभाषा है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से तंदुरुस्ती ही स्वास्थ्य कहलाता है। तो इन चीज़ों को समझना, इलाज और देखभाल की योजना बनाना, असेसमेंट के द्वारा ही हम लोग पहले तय करते हैं कि कैसे इलाज होगा, कैसे देखभाल दिया जाएगा, इसका योजना तैयार होता है फर्स्ट स्टेप में ही। तो फर्स्ट स्टेप जो असेसमेंट होता है नर्सिंग प्रोसेस का, यह नर्सिंग प्रक्रिया का पहला चरण है असेसमेंट। तो चूँकि इसमें इसका उद्देश्य है कि इलाज और देखभाल के लिए योजना बनाने में मदद करता है। समझ गए? आगे है नर्सिंग डायग्नोसिस तैयार करना। अब मूल्यांकन के जरिए जब पता चल जाता है कि हाँ फलाना चीज़ है, मरीज को इसका ट्रीटमेंट करना है, तो इससे मूल्यांकन के, इससे आकलन के साथ में जो है आपके नर्सिंग निदान योजना, इन सब चीज़ों में मदद करता है। कौन? असेसमेंट। क्योंकि असेसमेंट महत्वपूर्ण है। जब तक पता नहीं चलेगा कि मरीज के अंदर क्या है, तो आप कैसे उसका देखभाल करेंगे। समझ रहे ना? तो ये सब बेसिकली इसका उद्देश्य है, जिसको आपको समझना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो है मूल्यांकन के प्रकार, असेसमेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट, मूल्यांकन के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, तो मूल्यांकन जो होता है, पहला प्रारंभिक इनिशियल असेसमेंट होता है, जहाँ पे मरीज के अस्पताल में आते समय किया जाता है। प्रारंभिक, देखिए
मूल्यांकन अलग अलग प्रकार के होता है। तो उसमें होता है इनिशियल, दूसरा होता है फोकस्ड असेसमेंट और तीसरा होता है ऑनगोइंग असेसमेंट, चौथा होता है इमरजेंसी असेसमेंट। 4 तरह के असेसमेंट किया जाता है मरीज का। जो इनिशियल होता है, प्रारंभिक होता है, तो जब मरीज अस्पताल में इंटर करता है तो उस समय किया जाता है, आते समय, ठीक है। फोकस्ड मूल्यांकन का मतलब होता है किसी एक विशेष समस्या पर ध्यान दिया जाता है। अब ये असेसमेंट, फोकस असेसमेंट जो होता है, इसमें किसी खास समस्या पर ध्यान दिया जाता है, विशेष ध्यान दिया जाता है, फोकस किया जाता है, तो वो जो है फोकस असेसमेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे ऑनगोइंग मतलब जब चल रहा होता है मरीज को इलाज, उस समय असेसमेंट ऑनगोइंग असेसमेंट होता है। यह समय समय पर मरीज की स्थिति की जांच की जाती है। जैसे पेशेंट भर्ती है तो उसको समय समय पर परीक्षण किया जाता है, जांच किया जाता है, ये पता लगाने के लिए कि अभी मरीज में क्या कंडीशन चल रहा है। तो ये बेसिकली ऑनगोइंग ट्रीटमेंट, उपचार के समय जो है समय समय पर नियमित अंतराल पर ये जो है आपके असेसमेंट आकलन किया जाता है, ठीक है। लास्ट है इमरजेंसी असेसमेंट। इमरजेंसी असेसमेंट में मरीज की जब जान का खतरा होता है तब यह तुरंत इमीडिएट किया जाता है। तो इमरजेंसी असेसमेंट में ज़्यादा समय नहीं लिया जाता है। जो महत्वपूर्ण चीज़ें होता है उसका पता लगाया जाता है कि आखिर मरीज के अंदर ये आपातकालीन सिचुएशन क्यों आया है, क्या इसका जो है मरीज के अंदर क्या हो रहा है। तो आपातकालीन इमरजेंसी में बेसिकली 3 चीज़ को देखा जाता है। श्वसन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है ना, और एयरवेज सही है कि नहीं है। तो यही 3 महत्वपूर्ण चीज़ होता है आपातकालीन में, जिसे असेसमेंट किया जाता है ABC का। तो इन चीज़ को ध्यान में रखना है। ABC मतलब एयरवे, ठीक है, ABC मतलब एयरवे का पता लगाना, दूसरा ब्रीदिंग पैटर्न का पता लगाना, और तीसरा C4 सर्कुलेशन यानी ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है कि नहीं, इसका पता लगाना। तो असेसमेंट में, इमरजेंसी वाले असेसमेंट में इसी 3 को महत्वपूर्ण दिया जाता है। तो असेसमेंट के 4 तरीका, ठीक है ना। पहला क्या होता है, इनिशियल होता है, जब मरीज अस्पताल में आता है उस समय होता है। फोकस होता है, जहाँ पे किसी विशेष खास बीमारियों के ऊपर फोकस किया जाता है। ऑनगोइंग होता है, जब मरीज को समय समय पर, जब ट्रीटमेंट चल रहा होता है मरीज को, उस समय जो है समय समय पर निश्चित अंतराल पर जो है किया जाता है असेसमेंट। चौथा होता है इमरजेंसी, जो आपातकालीन सिचुएशन में तुरंत इमीडिएट किया जाता है, और इसमें महत्वपूर्ण ABC को पता लगाया जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका प्रकार। अब आप लोग देखे होंगे कि नर्सिंग स्टेप्स जो है आपके होते हैं, नर्सिंग स्टेप होते हैं, 5 स्टेप आप लोग देखे होंगे नर्सिंग का। उसी प्रकार से यहाँ पे असेसमेंट का भी अपना जो है क्या है, स्टेप्स है। असेसमेंट का भी अपना स्टेप्स है। तो असेसमेंट का कितने स्टेप्स है देख लीजिए। असेसमेंट का बेसिकली 4 स्टेप्स है। चारों स्टेप, पहला होता है डाटा का कलेक्शन करना, यानी जानकारी का इकट्ठा करना, डेटा संग्रह करना, समझ गए। दूसरा होता है वैलिडेशन, डेटा का पुष्टि करना। तीसरा होता है डेटा को व्यवस्थित करना, ठीक है ना। एंड चौथा होता है डाटा की व्याख्या करना। 4 स्टेप्स याद रखिएगा। पहले किसी भी चीज़ का, अगर हमको किसी के बारे में अगर पता करना हो तो पहले उसका बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जानकारी कहाँ से आता है, हम अलग अलग स्रोतों से डाटा इकट्ठा करते हैं, ठीक है ना। तो पहला स्टेप होता है असेसमेंट के डेटा संग्रह का, डेटा कलेक्शन का, मरीज से बात करके, ठीक है ना, शारीरिक परीक्षण करके या जानकारी इकट्ठा करके। तो डेटा संग्रह कहाँ से आएगा, तो डेटा संग्रह मरीज से बात करके आएगा या बॉडी के एग्जामिन करके जो है पता किया जा सकता है। तो ये डेटा संग्रह होगा। जैसे बुखार के मरीज आया, तो बुखार के मरीज आया तो उससे हम पहले तो पूछेंगे कि क्या हो रहा है, बताएगा कि बुखार हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, ठीक है ना। और साथ में इसका हम लोग इन्फॉर्मेशन कहाँ से प्राप्त करेंगे वो तो बता दिया, लेकिन हम पता करेंगे ना, तो हम कहेंगे, चार्ट दे देंगे, कहेंगे आप 1 सप्ताह में या 2 दिनों तक नियमित अंतराल पर इसको जो है क्या करेंगे, टेम्परेचर नाप कर और इसमें जो है एंट्री कर कर लाएंगे, ठीक है। तो जिससे हमें जानकारी, एक ठोस जानकारी मिलेगी। तो बेसिकली डेटा संग्रह में डेटा को इकट्ठा किया जाता है, इन्फॉर्मेशन को प्राप्त किया जाता है। अब ये इन्फॉर्मेशन खुद मरीज से भी हो सकता है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन जो है उसके शाखा संबंधियों से भी आप ले सकते हैं और उसे शारीरिक जांच करके भी ले सकते हैं। तो ये बेसिकली पहला स्टेप डेटा संग्रह का होता है,
जहाँ से भी हो डाटा संग्रह कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा होता है वैलिडेशन, डेटा पुष्टि का, जानकारी को दोबारा जांचना सही है या नहीं सही है। अब मान गए आप असेसमेंट जो लिए हैं, हो सकता है मरीज आपको कुछ दूसरा चीज़ गलत बता दिया हो, ठीक है ना। हो सकता है कि जांच के क्रम में कुछ गलत हुआ हो, तो डेटा वैलिडेशन दूसरा स्टेप में डेटा को पुष्टि किया जाता है कि हाँ ये कन्फर्म किया जाता है कि ये डेटा बिल्कुल सही है और इसी मरीज का है। तो पहला में तो हम कलेक्ट कर लिए, अब दूसरा में उसे हम मिलाएंगे, मैच करेंगे, वैलिडेट करते हैं कि हाँ ये सही है डाटा या गलत है, ठीक है। तो ये जो है दूसरा स्टेप होता है वैलिडेशन का। तीसरा स्टेप होता है डेटा को व्यवस्थित करने का, ठीक है, जानकारी को सही क्रम में लिखने का, ठीक है ना, डेटा को स्टेबल करने का, व्यवस्थित करने का जो है आपको एक जो है अच्छा जरिया है, ठीक है। डेटा की व्याख्या का मतलब होता है कि अब डेटा के ऊपर जो है जानकारी को समझकर नर्सिंग निर्णय लेना। अगर आप नर्स हैं तो आप जो है अगर जानकारी इकट्ठा करके उसको वैलिडेशन कर लिए, पुष्टि कर लिए, आप उसको सही क्रम में लगा दिए डेटा को, तो अब आपका क्या काम है कि उसको निर्णय लेना और डेटा की व्याख्या करना, यानी स्टडी किया जाता है। तो ये जो है आपका 4 स्टेप होता है, इसको ध्यान से रखना है। हो सकता है एग्जाम में आपसे कभी ऑब्जेक्टिव्स में ही पूछ दे कि डेटा वैलिडेशन में तीसरा स्टेप्स क्या कहता है, तो पढ़े रहिएगा। पहला इकट्ठा करना, कलेक्शन करना डेटा का, दूसरा वैलिडेशन करना, तीसरा क्रमबद्ध तरीके से लगाना, चौथा में जो है व्याख्या करना, एक्सप्लेनेशन करना। तो ये जो है 4 स्टेप असेसमेंट का ध्यान में रखिएगा, ओके। अब जो मैंने आपको बताया डेटा कहाँ से जो है आप स्रोत क्या होगा डाटा कलेक्शन का, ठीक है ना। डाटा कलेक्शन आप लोग पहला स्टेप डाटा कलेक्शन देखे हैं ना, तो आप कहेंगे कि भाई ठीक है डाटा कलेक्शन में क्या करते हैं, तो हम उसका जानकारी प्राप्त करके हम कलेक्ट करते हैं। तो जानकारी कहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ से उस स्रोत आपको मिल सकता है। तो पहला तो होता है प्राथमिक स्रोत। प्राथमिक स्रोत 2 तरह से हम डाटा का जो है स्रोत कर सकते हैं। डाटा का जो स्रोत होगा कलेक्शन जो करेंगे, उसमें जो डाटा का स्रोत होगा कि कहाँ से आप कलेक्ट करेंगे, उसमें पहला प्राथमिक स्रोत होता है प्राइमरी सोर्स। अब प्राइमरी सोर्स में खुद मरीज होता है, मरीज स्वयं, यानी आप नर्स है तो मरीज से डायरेक्टली पूछेंगे कि आपको क्या हो रहा है, ठीक है ना, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। तो ये प्राइमरी होता है जो मरीज खुद होता है, और ये सोर्स होता है डाटा संग्रह का। तो पहला सोर्स जो होता है मरीज खुद होता है, पेशेंट सेल्फ होता है, तो वह क्या महसूस कर रहा है आप ये पूछेंगे, और वो प्राथमिक स्रोत खुद को रहता है, खुद को बनता है, ठीक है। आगे है द्वितीयक स्रोत, सेकेंडरी स्रोत जो होता है मरीज के परिवार वाले, शाखा संबंधी, मेडिकल रिकॉर्ड, पूर्व के इतिहास और डॉक्टर आदि जो है आपके द्वितीयक स्रोत होते हैं। तो द्वितीयक स्रोत होते हैं जो मरीज से हटकर होता है, जो मरीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है, लेकिन मरीज खुद ना होकर उससे जुड़ी हुई चीज़ें हो सकता है, चाहे उसका घर के लोग हो, चाहे उसका पूर्व के कोई पुर्जा प्रिस्क्रिप्शन हो, पहले जो दिखाया हो, मेडिकल रिकॉर्ड, और डॉक्टर हो सकता है, अन्य डॉक्टर भी जो है जानकारियाँ दे सकते हैं उसके बारे में। तो ये जो है द्वितीयक स्रोत होता है। 2 तरह से आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं मरीज को, एक तो खुद मरीज से ले सकते हैं, और दूसरा जो होगा वो मरीज के परिवार संबंधी, उसके मेडिकल रिकॉर्ड, अन्य डॉक्टर। तो ये सब जो है आपके स्रोत है डेटा का, जहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, संग्रह कर सकते हैं। उम्मीद है समझ गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो मैंने पढ़ाया वो असेसमेंट समाप्त हो गया। असेसमेंट क्यों होता है, क्या उद्देश्य है, वो भी बता दिए, ठीक है ना, प्रकार बता दिए, असेसमेंट आकलन में क्या क्या चीज़ होता है, स्टेप्स क्या होता है वो भी बता दिए, ठीक है ना। तो सारा कुछ बताने के बाद अब हम लोग आ गए हैं फिजिकल एग्जामिनेशन में। शारीरिक परीक्षण क्या होता है, कैसे किया जाता है, इसके बारे में देखिए। शारीरिक परीक्षण, फिजिकल एग्जामिनेशन एक महत्वपूर्ण है बीमारी के लिए। किसी भी बीमारी या मरीज की स्थिति को जानने के लिए परीक्षण, फिजिकल एग्जामिनेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। फिजिकल एग्जामिनेशन जो होता है शारीरिक परीक्षण की एक प्रक्रिया है, ये भी प्रोसेस में ही चलता है, इसीलिए इसे प्रक्रिया कहा जाता है। प्रक्रिया वो होता है जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चलता है। तो असेसमेंट भी स्टेप बाय स्टेप होता है, जो 4 स्टेप मैंने आपको बताया, ठीक है ना। और यहाँ भी स्टेप्स भी, फिजिकल एग्जामिनेशन भी स्टेप बाय स्टेप में होता है।
दूसरी चीज़ें, नर्सिंग प्रोसेस भी आपके स्टेप बाई स्टेप होता है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन भी एक प्रक्रिया है जिसमें शरीर के अंगों की जांच की जाती है ताकि बीमारी का पता लगाया जा सके, यानी शारीरिक परीक्षण एक वह प्रक्रिया है जहाँ पे रोगी के शारीरिक परीक्षण किए जाते हैं, मीन्स उनके शरीर का जांच किया जाता है। शरीर के जांच में अन्य अंगों को शामिल किया जाता है, ठीक है, जो मरीज के बारे में स्थिति को बताता है, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या को बताता है और बीमारी को पता लगाने में मदद करता है। तो ये आपका फिजिकल एग्जामिनेशन है, शारीरिक परीक्षण इसका नाम है। शरीर का एग्जामिन करना, परीक्षण करना। और शरीर का एग्जामिन यानी परीक्षण क्यों किया जाता है? ताकि ये पता किया जा सके कि मरीज के अंदर कौन सी बीमारी है और कौन सी स्वास्थ्य समस्या है, ठीक है। तो ये फिजिकल एग्जामिनेशन से पता लगता है। जैसे ब्लड टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट क्यों करते हैं? तो ब्लड टेस्ट करते हैं भाई पता करने के लिए ही, समझ गए। तो चलिए हम लोग जो है यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब जिस प्रकार से असेसमेंट का हम लोग उद्देश्य देखे हैं कि भाई असेसमेंट का क्या काम है, क्यों ये करते हैं, बेसिकली उद्देश्य यही ना होता है कि हम ये चीज़ें क्यों कर रहे हैं, क्या इसका उद्देश्य है। तो शारीरिक परीक्षण का भी पर्पज है, उद्देश्य है, जिसको चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए शारीरिक परीक्षण जो होता है वह इसका उद्देश्य क्या है, आप लोग यहाँ पे लिखिए, अच्छा लगेगा। तो शारीरिक परीक्षण करने के पीछे का मतलब यही है, उद्देश्य यही है कि मरीज की शारीरिक स्थिति के जानना, शारीरिक स्थिति के बारे में पता लगाना कि मरीज का शारीरिक जो स्थिति है अभी किस कंडीशन में है, बीमारी को जल्दी पता लगाना, इसीलिए फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। इलाज की योजना बनाना, ये भी इलाज की योजना बनाने में तय करता है। अगर जांच करें, शरीर का जांच किए और पता लग जाए कि ये समस्या है तो इलाज करना आसान हो जाता है, फिर उस पर फोकस करके हम इलाज करते हैं, समझ रहे हैं ना। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे मरीज के प्रगति देखना। फिजिकल एग्जामिनेशन जो है आपको स्टार्टिंग में भी होता है, बीच में भी होते रहता है और ये जो है चलते रहता है ट्रीटमेंट के दौरान भी, क्योंकि यह समय समय पर मरीज के जो कंडीशन है, जो प्रगति हो रहा है स्वास्थ्य के बारे में, उसके बारे में पता लगाता है। और प्रगति हो या ना हो फिर भी जो है उसके बारे में पता लगाएगा कि हाँ मरीज अभी किस कंडीशन में है, उसके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या, उसके प्रगति, हेल्थ कंडीशन के बारे में जानकारी देते रहता है, बीमारी के बारे में पता लगाएगा, साथ में शारीरिक स्थितियों के बारे में भी बताएगा। तो कुल मिला के फिजिकल एग्जामिनेशन बीमारी से लेकर मरीज की स्थिति तक हर एक कंडीशन को ये बताता है फिजिकल एग्जामिनेशन। तो उसको अलग अलग पॉइंट में लिख देगा। साथ में ये बीमारी को देख रेख योजना बनाने में मदद करता है, क्रियान्वयन में मदद करता है, ठीक है ना। तो ये जो है आपका फिजिकल एग्जामिनेशन का पीछे का रीज़न है, उद्देश्य है, जो मैंने आपको बता दिया है। ओके, अब आता है कि फिजिकल एग्जामिनेशन जो हम लोग करते हैं उसका मेथड क्या है, कितने मेथड से हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन जो है करते हैं। तो फिजिकल एग्जामिनेशन करने का कौन कौन सा मेथड है, तरीका है, इस तरीके को चलिए हम लोग देखते हैं। मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, एग्जाम में यही पूछता है मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। देखिए फिजिकल एग्जामिनेशन का जो अलग अलग मेथड है उसमें पहला होता है इंस्पेक्शन, पहला होता है निरीक्षण, इंस्पेक्शन करना। और ये जो इंस्पेक्शन होता है, यह इंस्पेक्शन आँखों से शरीर की स्थिति को देखना। जैसे डॉक्टर के सामने मरीज आ गया, पहले डॉक्टर उसको देखेंगे, आँखों से अपने देखेंगे कि क्या परिवर्तन है इसके बॉडी में, ठीक है। जैसे ट्यूमर वगैरह को आँखों से देख सकते हैं, ठीक है ना, कुछ दाने वगैरह निकला है वो भी आँखों से देख सकते हैं, जल गया है वो भी आँखों से। तो यहाँ निरीक्षण में वैसा चीज़ को देखा जाता है जहाँ पे आँख से आप पता कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम है। तो इंस्पेक्शन में वो जांच किया जाता है जो आँखों से देखा जा सकता है, आँखों से पता किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो है आपको आँखों से शरीर की स्थिति को देखना, यह इंस्पेक्शन होता है, निरीक्षण होता है। जैसे त्वचा का रंग, सूजन, ट्यूमर, घाव, फ्रैक्चर, ये सब देखा जा सकता है आँखों से, और जो आँखों से देखा जा सकता है वो सब इंस्पेक्शन होता है, समझ गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा जो पॉइंट है वो है पाल्पेशन का। दूसरा जो फिजिकल एग्जामिनेशन की विधि है वो है पाल्पेशन, यानी स्पर्श परीक्षण, छू के परीक्षण करते हैं। अब यहाँ पे हाथों से छूकर जांच करते हैं स्पर्श करके पाल्पेशन में। उदाहरण, गांठों की दर्द वाली जगह, जैसे अगर किसी को ट्यूमर हो गया है तो
तो दिखेगा कि हाँ यहाँ पे सूजन है। लेकिन ट्यूमर का गांठ का पता करना हो तो आप वहाँ पे छू कर स्पर्श करके महसूस कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे ट्यूमर है। आप ये पता कर सकते हैं मरीज को, जहाँ पे दर्द वाले साइड पर अगर हाथ ले जाएंगे तो वहाँ पे महसूस मरीज को होगा कि हाँ यहाँ पे दर्द हो रहा है, तो वो भी स्पर्श से पता चलता है। ठीक है, तो ये सारी जांचें जो छूने पर पता चल सके वो जो है आपके आता है पाल्पेशन में। छूने से जो पता चल सके वो पाल्पेशन में, स्पर्श परीक्षण में आता है। ठीक है, अब यहाँ पे है परक्यूशन। परक्यूशन जो होता है, ये प्रकाशन यहाँ पे लिखा है, ये हिंदी में टाइपिंग मिस्टेक है, परक्यूशन होता है। तो ये जो परकशन होता है, ये परकशन जो होता है, ये परकशन उंगली से थपथपाकर आवाज़ को सुनना, उंगली से थपथपाकर आवाज़ को सुनना, जैसे फेफड़ों का या पेट के जांच करना। यहाँ पे परकशन में होता यह है कि उंगली लिया जाता है और उंगली से थपथपाकर जिस भी साइट का जांच करना हो वहाँ पे थपथपाकर जो है हम क्या करते हैं, आवाज़ को सुनते हैं। जैसे फेफड़ों में पानी भरने पर, पेट में पानी भरने पर, इससे थपथपाकर पता चलता है कि कहाँ पे स्थिति असामान्य है। ठीक है, नेक्स्ट होता है ऑस्कुलेशन, सुनवाई। ठीक है ना, ऑस्कुलेशन श्रवण। ठीक है, श्रवण जांच, सुनकर। देखिए, स्टेथोस्कोप से शरीर की ध्वनि को सुना जाता है और हम जो सुनकर, कानों से जो सुनकर जांच करेंगे वह आपका होता है ऑस्कुलेशन, सुनवाई वाला जांच। जैसे दिल की धड़कन सुनना, सांसें की आवाज़ सुनना, तो जहाँ से आपको सुनाई दे और आप उसको समझ सकते हैं, जांच सकते हैं सुनवाई के द्वारा कान से, तो ये आपका ऑस्कुलेशन होता है, अनुश्रवण। तो इन चीज़ों को, ये 4 स्टेप होता है जो फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए आपका इम्पोर्टेंट है। इसको याद करके आपको रखना है। ठीक है, पहला इंस्पेक्शन, उसके बाद आपका जो है पाल्पेशन, परक्यूशन और ऑस्कुलेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो फिजिकल एग्जामिनेशन होता है ना, उसका अलग अलग क्षेत्र है, अलग अलग क्षेत्र है, मेन एरिया जहाँ से आप जो है फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तो फिजिकल एग्जामिनेशन जैसे सिर और गर्दन, हेड एंड नेक है, तो हेड एंड नेक पर आँख, नाक, मुंह, गला, ये सबको अगर जांच करना हो तो हेड एंड नेक में कौन कौन सा आएगा, आँख, नाक, मुंह, गला, ये सब जो है आप यहाँ से कर सकते हैं। क्या चीज़, एग्जामिनेशन। छाती के एरिया से आप जो एग्जामिनेशन कर सकते हैं, दिल और फेफड़े की। पेट के एरिया से एग्जामिनेशन कर सकते हैं, पेट, लीवर, आंतों की जांच कर सकते हैं। ठीक है ना, स्किन पर घाव, फोड़े, रंग स्किन का, ये सब जांच कर सकते हैं। नर्वस सिस्टम से मानसिक स्थिति, होश में है या नहीं है, चलने की क्या उसकी मूवमेंट है, इनको बारे में पता किया जा सकता है फिजिकल एग्जामिनेशन से। हड्डियां जोड़ है, मस्कुलो स्केलेटन है, यहाँ पे हड्डियों की ताकत और मूवमेंट के बारे में पता किया जाता है जांच का। ये सब कुछ साइट है, इम्पोर्टेंट है नहीं, बस समझने के लिए कि कहाँ से किन चीज़ों का जांच कर सकते हैं। तो ये जो है दिया गया है, क्षेत्र दिया गया है, और ये ऑर्गेन है जहाँ से आपको इन ऑर्गेन के बारे में पता लगेगा इन क्षेत्रों के जाँच करने से। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बता दूँ, नर्स की अपनी भूमिका होती है। ठीक है, नर्स की असेसमेंट में, जांच करने में, जैसे नर्स को बीपी लेना है तो बीपी किन किन चीज़ों को लेने में क्या भूमिका निभाएगी। बीपी एक प्रकार से क्या है, एग्जामिनेशन है, सुनना। ठीक है ना, तो इस प्रकार से बीपी में क्या भूमिका होगा, असेसमेंट में क्या भूमिका होगा नर्स का, या फिर जो है फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या भूमिका होगा नर्स का, इन चीज़ों को आपको लिखना पड़ता है। रोल ऑफ नर्स इन असेसमेंट एंड एग्जामिनेशन, नर्स की क्या भूमिका होती है। देखिए, नर्स की भूमिका फिजिकल एग्जामिनेशन और असेसमेंट में लगभग दोनों में सेम ही होगा, इसलिए दोनों के लिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। मरीज के प्रक्रिया के बारे में समझना, मरीज को प्रक्रिया के बारे में समझना। नर्स की इसमें भूमिका ये होती है कि मरीज को क्या सिचुएशन है, मरीज को क्या चाहिए। तो एग्जामिनेशन में यही ना हम करते हैं कि पता करते हैं, तो चीज़ों को समझने के लिए, तो चीज़ों प्रक्रिया को समझने के लिए नर्स की भूमिका ज़रूरी होती है। इसमें आरामदायक माहौल बनाना, नर्स का भूमिका होता है कि फिजिकल एग्जामिनेशन में या असेसमेंट में बिल्कुल कंफर्टेबल जोन प्रदान करे, आरामदायक जो है माहौल बनाए। ओके, नर्स की ये जिम्मेदारी है, ये भूमिका है कि वह गोपनीयता बनाए रखे, यानी कॉन्फिडेंशियली जो होती है उसको बनाए रखे, ताकि कोई भी सूचना लीक ना हो। ओके,
नर्स की ये भूमिका है कि सभी जानकारी को सही तरीके से नोट करे, जहाँ भी जिसमें रिकॉर्ड ले वो उसको अच्छे तरह से नोट करे, डॉक्टर को सही रिपोर्ट दे। नर्स की ये काम है कि वो जो है इस प्रकार से भूमिका निभाए ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन हो वो डॉक्टर को सही सही और अच्छे भाषा में पहुंच सके। बहुत सारे इसमें जो है भूमिका है नर्स का। कोई भी रिकॉर्ड हो उसको अच्छे तरह से मेंटेन करना, मरीज के जो है भूमिका है कि मरीज को शांत प्रक्रिया के बारे में बताना, ठीक है ना, मरीज को सपोर्ट करना, ठीक है, मरीज को जो है फिजिकल एग्जामिनेशन में या असेसमेंट में मरीज को जो है सभी तरह से सूचनाओं को गोपनीय रखना। तो तमाम भूमिका है जो नर्स कर सकती हैं। इसको मैंने आपको मोटा मोटी 3-4 लाइन में बता दिया। इसको आपको और भी ज़्यादा लाइन में आप लिख सकते हैं कि नर्स के क्या क्या भूमिका एक हो सकता है असेसमेंट में और फिजिकल एग्जामिनेशन में, क्योंकि मैंने दोनों आपको पढ़ा दिया। अब आइडिया हो गया कि एग्जामिनेशन क्या होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन क्या होता है, असेसमेंट क्या होता है। तो दोनों जो पता हो गया तो नर्स उसमें क्या क्या कर सकती है आप आराम से लिख सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण वाइटल साइन है, महत्वपूर्ण संकेत है जिसको फिजिकल एग्जामिनेशन में उपयोग किया जाता है या यहाँ तक कि असेसमेंट में भी उपयोग किया जाता है डेटा संग्रह में। तो कुछ महत्वपूर्ण वाइटल साइन है, देख लीजिए। जैसे यहाँ पे तापमान है, तो तापमान जो है 98.6 फ़ारेनहाइट नॉर्मल होता है, ठीक है। इससे ज़्यादा होने पर नॉर्मल जो है ये नॉर्मल एवरेज माना जाता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख लीजिए। नाड़ी दर जो रेंज होता है 60 से लेकर 100 प्रति मिनट होता है, ओके। आगे है यहाँ पे रिस्पायरेशन 12 से 20 प्रति मिनट होता है। रक्तचाप जो है आपका 120/80 mmHg होता है। तो ये सब रेंज दिए गए हैं, सामान्य रेंज दिए गए हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। एग्जैक्ट अगर कहा जाए तो 70 से 72 होता है पल्स रेट एक एडल्ट में। तापमान कहा जाए तो 98.6 जो है डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, समझ गए। उसके बाद में रिस्पायरेशन की बात करूँ तो 16 से 18 होता है, ठीक है। और रक्तचाप का तो ठीक है, एक रेंज दिया है कि इतना रेंज में है तो नॉर्मल माना जाता है, इतना रेंज में नॉर्मल माना जाता है, समझ गए। और वो जो सिंगल वैल्यू मैंने बताया वो सब एवरेज है जो इन सब के बीच में है, ओके। तो ये अपन हो गया कुछ वाइटल साइन, जो महत्वपूर्ण 4 वाइटल साइंस है ये आपको मैंने बताया। अब यहाँ पे एक नर्स को शारीरिक परीक्षण करने में किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए या किन किन चीज़ों को सावधानीपूर्वक करना चाहिए। तो नर्स को शारीरिक परीक्षण में या असेसमेंट करते समय किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए, यहाँ पे देखिए। सबसे पहले हाथ को साफ़ करें, स्वच्छ साफ़ सुथरा हाथ होनी चाहिए, क्योंकि फिजिकल एग्जामिनेशन में हो सकता है नर्स को टच करना पड़े मरीज को, ठीक है ना। मरीज की सहमति ले। अब आप फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, वह एक मेथड है, तो आप पेशेंट कोई अनकंफर्टेबल महसूस नहीं करे, इसके लिए आप उससे परमिशन लेना ज़रूरी है। प्राइवेसी बनाए रखें, गोपनीयता की जांच करें, आरामदायक माहौल बना कर रखें, ठीक है। सभी उपकरण तैयार रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम एग्जामिनेशन शुरू कर दिए तब जाके जो है हम एक एक जो है उपकरण ला रहे हैं, नहीं, सारा उपकरण तैयार रखना चाहिए। मरीज को हर कदम पर समझाना चाहिए कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, आप ऐसे रहें, आप ऐसे रहें, यानी फुली आपको मरीज को सपोर्ट करके रखना है। तो टोटली आपको फेवर करना है मरीज को, कैसे कीजिएगा इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप एज ए नर्स करेंगे ताकि मरीज को कोई समस्या ना हो, ठीक है। तो ये जो है आपको कुछ जिम्मेदारियां हैं जिसको आपको लिखना था, ठीक है। तो मैंने आपको फिजिकल एग्जामिनेशन असेसमेंट के बारे में कंप्लीट जानकारी दिया। आपको उम्मीद है समझ में आया होगा, तो शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।